हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ LLB थर्ड ईयर, सेम आपका 6, कोड है 6006 है। कहीं पर ये 3 करना है, यहाँ पे 6 हो गया, 6003 या 603 ये लिखा हुआ होता है। एक्ट आपका ह्यूमन राइट, जिसे मानवाधिकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 8, सिविल एवं राजनीतिक अधिकार प्रसंविदा और आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्रसंविदा। क्वेश्चन अब से पहले मैं कॉपी करा चुका हूं, प्लेलिस्ट जाकर देखिएगा, वहां आपको सेम कोड और एक्ट का नाम लिखा मिलेगा। अगर किसी स्टूडेंट का कोड सेम और कोड मैच नहीं करता है तो आप परेशान ना होना, आप अपने एक्ट के अनुसार अपनी तैयारी करना। अगर किसी स्टूडेंट को पीडीएफ नोट्स चाहिए तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस करके हमसे पीडीएफ खरीद सकता है। प्लीज कॉल ना कीजिएगा। और आज का ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसके आने की जो संभावना है वो 80% प्लस बनी रहती है। और अक्सर ये क्वेश्चन 20 और 10 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, एग्जामिनर इस क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से देगा। क्वेश्चन नंबर 8, सिविल और राजनीतिक अधिकार प्रसंविदा एवं आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्रसंविदा के अंतर्गत मानव अधिकारों को लागू करने के विभिन्न ढंगों का वर्णन कीजिए। ये यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, अपनी सुविधा अनुसार इसे देख सकते हो। या एग्जामिनर इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन कर सकता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों को लागू करने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग किया जाता है। या एग्जामिनर इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन कर सकता है, नागरिक और राजनीतिक अधिकार और आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की प्रसंविधाओं के अंतर्गत वर्णित मानव अधिकारों के क्रियान्वयन की कौन सी प्रक्रिया स्थापित की गई है, वर्णन कीजिए। इस प्रकार से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कर देगा, और ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार इसे देख सकते हो। आगे चलते हैं। आगे है हमारा, यहाँ से स्टार्ट है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर प्रथम अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज है जिसका उद्देश्य मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं की वृद्धि करना है। ये जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर एक्ट है, इसका दो ही उद्देश्य हैं। सबसे पहले तो मानव अधिकारों को और मूल स्वतंत्रताओं की वृद्धि करना। ठीक है, सब प्रथम मानव अधिकार और दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे मूल स्वतंत्रताओं को, मूल अधिकारों को। ठीक है, मूल स्वतंत्रता भी लिख सकते हो या मूल अधिकार, दोनों ही में से कुछ भी लिख सकते हो। अपने प्रारंभिक दिनों में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद और मानव अधिकार आयोग इस धारणा पर कार्य करते रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय अधिकार पत्र को साधारण सिद्धांतों की घोषणा की जाए। सबसे पहले ये आर्थिक और सामाजिक स्तर पर इन्होंने काम किया, और इनका मेन उद्देश्य था कि इनकी क्या है, पहले घोषणा की जाए, जिसका नैतिक बल और एक पृथक प्रसंविधा हो जिसका वैध रूप से उन राज्यों पर बाध्यकारी बल हो जिन्होंने इसका अनुसमर्थन किया हो और उनके कार्यान्वयन का ढंग भी हो। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र चार्टर एक्ट ने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने सब प्रथम क्या करा, आर्थिक, सामाजिक और मानवाधिकार, इस पर क्या है, कार्य करना स्टार्ट किया। और ये कार्य कैसा था, साधारण सिद्धांतों से, साधारण सिद्धांत इसमें बनाए गए कि पहले इनके क्या है, साधारण सिद्धांत बनाओ। दूसरे नंबर पे इन्होंने क्या किया, इनका मेन उद्देश्य था कि इसमें क्या है, एक नैतिक बल हो। किसमें, जो हम इसके अंतर्गत ये कानून बना रहे हैं, जो विधियां बना रहे हैं, इसमें क्या हो, नैतिक बल हो। साथ ही साथ ये क्या हो, पहली संविदा से थोड़ी पृथक हो, पृथक संविदा। अब बात करेंगे पहली संविदा कौन सी थी। जैसे कोई राज्य है, राज्य के अंतर्गत जो कानून लगे हुए रहते हैं, जो विधियां लगी रहती हैं, वो तो हमारी पृथक हो गई, प्रथम हो गई।
इसके अतिरिक्त जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा संपूर्ण मानव जाति के लिए, उन व्यक्तियों के लिए, उन राज्यों के लिए जो इसमें सम्मिलित हैं, उनके लिए लागू करना। तो वो क्या हो गई? पृथक संविदा। सही है। ये जो उन संविदाओं से अलग है जो किसी एक राज्य की होती है, ठीक है। और जिन्होंने इसका क्या किया था? अनुसमर्थन। आगे बात करते हैं। ये नैतिक बल और ये प्रसंविधा वहां पर लागू होंगी जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर में जो विधियों का निर्माण कर रही थी उनका जो अनुसमर्थन किया था, ठीक है। ये सिर्फ वहीं पर लागू होंगी मानव समुदाय में जिन्होंने इनका अनुसमर्थन किया था। आगे चलते हैं और बात करते हैं कार्यान्वयन की। देखते हैं जिन्होंने इसका अनुसमर्थन किया और उनके कार्यान्वयन का ढंग भी हो। कार्यान्वयन का मतलब होता है जिन्होंने अनुसमर्थन किया है उन राज्यों ने योजना या नीति या विचार, ठीक है, या डिजाइन, ये क्या है? तैयार की हो, ठीक है। कार्यान्वयन का अर्थ है योजना बनाना, नीति बनाना, विचार करना या डिजाइन तैयार करना। ये इनका मुख्य उद्देश्य था। दोबारा से समझो, संयुक्त राष्ट्र चार्टर था, उसने आर्थिक, सामाजिक और मानवाधिकार के ऊपर विधि बनाने का प्रयास किया जो उस पहले साधारण सिद्धांत थे जिनका नैतिक बल था। पहले संविदा जो राज्य की प्रथम संविदा होती थी उनको थोड़ा हटाते हुए नई संविदा जो है लागू की, और जिनका ये सिर्फ वहीं पे लागू की गई जिन देशों ने इसका क्या किया था? अनुसमर्थन करने वाले सदस्यों का कार्यान्वयन किया गया। अनुसमर्थन करने वाले सदस्यों ने कार्यान्वयन किया। कार्यान्वयन का मतलब होता है योजना बनाना, नीति बनाना, विचार विमर्श करना और डिजाइन तैयार करना। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब आगे चलते हैं। इस तरह मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अस्तित्व में आई जिसको महासभा ने 19 दिसंबर 1948 को पारित किया। इस घोषणा का विश्व में बड़ा सर्वव्यापी प्रभाव रहा क्योंकि इसके आधार पर बहुत से राज्यों ने अपने अपने संविधानों में घोषणा में अब उपवर्णित मानव अधिकारों को शामिल कर लिया जिससे वे राज्यों के न्यायालय द्वारा लागू किए जाने लगे। अब होता क्या है? पहले तो इन राज्यों ने, व्यक्ति नहीं, राज्यों ने अनुसमर्थन किया कि हम इसको अपना अधिकार देते हैं आप, और इसको हम समर्थन देते हैं कि आप ऐसी विधि बनाओ जो संपूर्ण मानव समाज के लिए जरूरी हो। और ये फिर उन देशों में लागू ही की गई जिन्होंने इसको अनुसमर्थन दिया था। अनुसमर्थन के बाद इन राज्यों ने क्या करा? जो इनकी पहली जो संविधाएं थी उनके साथ साथ जो नई संविधाएं लागू हुई, इनको जब ऐसा लगा कि ये जो नई संविधा है, नई संविधा जो बनाई गई हैं, जो नियम विचार विमर्श करके जो बनाए गए हैं रूल, ये बहुत ही अच्छे हैं। तो इन्होंने क्या किया? अपनी निजी विधि यानी अपने देश का जो पर्सनल लॉ होता है वहां पर इनको लागू करना स्टार्ट कर दिया और इनके आधार पर न्यायालयों में निर्णय दिए जाने लगे, ठीक है। क्योंकि घोषणा के पास विधि का बल नहीं है और यह कोई बहुपक्षीय संधि भी नहीं है, इसलिए इसके पालन में शिथिलता और निष्क्रियता ही दिखाई दी। फिर भी आरंभिक अवस्था में भी विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा मानव अधिकारों के संरक्षण के विभिन्न तरीके अपनाए गए थे जिनमें प्रमुख हैं, यहाँ पर बोला है जब ये प्रारंभ में जब ये विधि लगाई गई थी तो इसमें थोड़ी शिथिलता और निष्क्रियता दिखाई दी थी और ये सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाई थी, लेकिन इसने बहुत से जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे उन पर क्या है? बल दिया। वो कौन कौन से पॉइंट हैं? वंचना, शिक्षा, न्याय निर्णय, प्रतिकर, समझौता वार्ता, अन्वेषण, इन पर क्या है? बहुत ज्यादा इन्होंने बल दिया। आगे देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने 2 अंतरराष्ट्रीय प्रति संविधाएं पारित किए। नंबर 1, सिविल और राजनीतिक अधिकारों की प्रसंविधा 30 मार्च 1976 को लागू हुई। प्रसंविधा का मतलब है सिविल और जो राजनीतिक अधिकार थे उनके ऊपर नई विधि बनाई गई, नए कानून बनाए गए, प्रसंविधा, ठीक है। और जो राज्य
इसमें शामिल हुए थे, उन्होंने क्या है, संविदा की कॉन्ट्रैक्ट किया किस प्रकार से विधियां बनाई जाएंगी, ठीक है। और ये 30 मार्च 1976 को लागू हुई। इसी प्रकार से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्रसंविधाएं यानी कॉन्ट्रैक्ट हुए और सभी ने मिलजुल कर विधियां बनाई, उनका निर्माण किया, और ये 30 जनवरी 1976 को लागू हुई। क्योंकि निर्धारित तिथियों को निर्धारित राज्यों की संख्या ने इनका अनुसमर्थन कर दिया है। अब बात करते हैं कि ये जो विधियां लागू हुई, ये तब लागू हुई कि जब इसमें जो सम्मिलित जो राज्य हैं, राज्य यानी जो देश हैं, उन्होंने क्या है, अपना पूरा अनुसमर्थन दिया था कि हम इस प्रकार की विधि को लागू करने के लिए, इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए हम सहमत हैं और ये मानव कल्याण के लिए उपयोगी है, ठीक है। अब बात करते हैं सिविल और राजनीतिक संविदा के अधीन कार्यान्वयन तंत्र। कार्यान्वयन का मतलब होता है किसी भी विधि को बनाने के लिए योजना बनाना, विचार करना, नीति तैयार करना या डिजाइन बनाना, ठीक है, या उसे सजाना, ये उसका एक रूप है। यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए थे, सिविल और राजनीतिक अधिकारों की प्रसंविदा, दूसरी थी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्रसंविदा। तो पहले देखेंगे सिविल और राजनीतिक अधिकारों की प्रसंविदा। सिविल और राजनीतिक प्रसंविदा के अधीन कार्यान्वयन तंत्र। इस प्रसंविदा के अंतर्गत प्रावधानों को निम्नलिखित माध्यमों के द्वारा लागू किया जाता है। नंबर 1, मानव अधिकार समिति, ह्यूमन राइट्स कमेटी। सिविल और राजनीतिक अधिकारों की प्रसंविदा के उपबंधों को लागू करने के लिए प्रमुख माध्यम मानव अधिकार समिति है। इनका जो सिविल और राजनीतिक जो अधिकार थे, इनको सुचारू रूप से लागू करने के लिए, किसी राष्ट्र पर लगाने के लिए सबसे प्रमुख जो साधन थे, जो कह सकते हैं किसके द्वारा जो लगाए जाएं, वो मानव अधिकार थे। मानव अधिकारों के माध्यम से सिविल और राजनीतिक अधिकारों को राज्यों पे लागू किया गया था। इस अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा के अधीन कार्यान्वयन यानी योजना और विचार, यहां पर लिख लेना अपना, योजना या नीति या विचार, प्रक्रिया के निष्पादन का भार मानव अधिकार समिति पर है। और निष्पादन का अर्थ होता है पूरा करना, पूरा करना। दोबारा से देखिए, इस अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा के अधीन कार्यान्वयन यानी कि इस अंतरराष्ट्रीय परिसंविदा के अधीन योजना प्रक्रिया को पूरा करने का भार मानव अधिकार समिति पर है। समिति को गठित करने की प्रक्रिया यह है कि प्रत्येक राज्य पक्षकार अपने ऐसे 2 राष्ट्रिकों का नाम निर्देशित करता है जो उच्च नैतिक चरित्र के व्यक्ति होते हैं और मानवाधिकार के क्षेत्र में जिनकी मान्यता प्राप्त होती है। अब बात करते हैं इसकी समिति का गठन कैसे होता है। तो यहाँ पर बताया है, समिति के गठन के लिए प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य चुने जाते हैं। वो 2 सदस्य वो होते हैं जिनका चरित्र एक तो बहुत अच्छा हो और उनकी जो योग्यता है बहुत ज्यादा अच्छी हो, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, समिति के लिए प्रत्येक राज्य के 2 सदस्य चुने जाते हैं और उन सदस्यों की क्या है, नैतिक चरित्र अच्छा होना चाहिए और उनमें योग्यताएं होनी चाहिए। उसके बाद आगे की प्रक्रिया देखते हैं क्या होता है। आर्टिकल 28(2) के अनुसार यह भी ध्यान रखा जाता है कि कुछ व्यक्तियों के पास विधिक क्षमता है या नहीं, ठीक है। यहां पर या नहीं, इसे भी ऐड कर लेना, ये बाय मिस्टेक यहां से छूट गया है, ठीक है। तो ये भी वहां पर चेक किया जाता है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 29 के अनुसार राज्य पक्षकारों द्वारा नाम निर्देशित व्यक्तियों में से 18 सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। देखो अभी हमने यहाँ पर क्या बताया था कि प्रत्येक राज्य से क्या है, 2 सदस्य चुने जाएंगे और वो 2 सदस्य कैसे होंगे, उनका एक तो नैतिक चरित्र अच्छा हो, नंबर 1,
और दूसरा क्या है, उनमें योग्यता हो। किसके लिए? सामाजिक कार्य के लिए, ठीक है, और जिस पद के लिए उन्हें चुना जा रहा है उसके लिए। अब बात करते हैं, भाई यहाँ पर काफी सारे राष्ट्र होते हैं, राष्ट्र यानी देश होते हैं। अब प्रत्येक से दो दो चुने जाते हैं, लेकिन अब इनकी क्या प्रक्रिया होती है, जितने यहाँ पर सदस्य चुने जाते हैं प्रत्येक देश से दो दो, उनमें से 18 सदस्यों को चुना जाता है। फिर सपोज करो जैसे 20 सदस्य, 20 देश हैं, 20 देश से प्रत्येक देश से क्या है, 2 सदस्य आए, तो क्या हो, कितने हो गए, 40 हो गए। 40 में से अब ये क्या है, एक गुप्त मतदान होता है, और गुप्त मतदान में इनमें से क्या है, 18 सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं प्रक्रिया। राज्य पक्षकारों द्वारा नाम निर्देशित व्यक्तियों में से 18 सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। मानव अधिकार समिति 18 सदस्यों से मिलकर बनती है। समिति का सदस्य पुनः नाम निर्देशन का पात्र होता है। मानव अधिकार समिति की अवधि 4 वर्ष होती है, और इसकी जो अवधि होती है, जो मानव अधिकार आयोग जो इनका बनता है, उसकी 4 वर्ष की अवधि रहती है। एक चीज और समझना, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 20 देश लिए हैं, इससे अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिया है, एग्जाम्पल के तौर पर। परंतु यह तब जबकि वे प्रेस संविदा के पक्षकारों द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाते हैं। 12 सदस्य समिति की गणपूर्ति करते हैं। समिति में सभी निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किए जाते हैं। अब बात करते हैं गणपूर्ति। गणपूर्ति इनको गिनना, इनकी पूर्ति करना, सभा को चलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या, सभा को जो चलाने वाले जो सदस्य हैं वो कितने होने चाहिए। भाई हमने चुने तो कितने हैं, 18, लेकिन सभा को कम से कम चलाने के लिए उपस्थितों की जो संख्या है न्यूनतम 18 होनी चाहिए। भाई हो सकता है किसी समय पर कोई व्यक्ति किसी राष्ट्र का उपस्थित है या नहीं है, लेकिन इस आयोग को चलाने के लिए, गणपूर्ति करने के लिए 18 में से 12 सदस्य उपस्थित होने अनिवार्य हैं। आगे चलते हैं। संविधान में वर्णित मानवाधिकारों के क्रियान्वयन के उपायों का निष्पादन मानव अधिकार समिति द्वारा निम्नलिखित 4 प्रकार से किया जाता है। अर्थात क्रियान्वयन की जगह लिख लेना नीति या विचार, और निष्पादन मतलब उसे लागू करना। अब इसे पढ़ते हैं, देखो कितनी अच्छे से समझ में आएगा। संविधान में वर्णित मानवाधिकारों के विचारों के उपायों को पूरा करने के लिए मानव अधिकार समिति द्वारा निम्नलिखित 4 प्रकार से किया जाता है। अर्थात रिपोर्टिंग प्रणाली, दूसरा है अंतरराज्यिक संसूचना प्रणाली, सुलह प्रक्रिया, व्यक्ति संसूचना प्रणाली। अब बात करते हैं, इनको हम चारों को अलग अलग देखेंगे, लेकिन एग्जामिनर आपसे अलग से ये पूछेगा 5 नंबर में कि रिपोर्टिंग प्रणाली इतना लिखा हुआ आएगा, आपको आंसर लिखना है। वो कैसे लिखना है अभी आप देखना। इसी प्रकार से यहाँ से एग्जामिनर आपसे कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं और देख नंबर 1 रिपोर्टिंग प्रक्रिया। सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों की प्रेस संविदा के आर्टिकल 40 के अनुसार नंबर 1 प्रेस संविदा के राज्य पक्षकारों ने यह संकल्प लिया है कि वे प्रेस संविदा से स्वीकृत अधिकारों के परिवर्तन का मतलब होता है लागू करने के लिए करने का उपाय तथा इन अधिकारों के उपभोग के बारे में प्रगति की रिपोर्ट देते रहेंगे। दूसरा पॉइंट क्या बोला है, राज्य पक्षकारों को यह रिपोर्ट प्रेस संविदा के लागू होने के 1 वर्ष के अंदर भेजनी थी तथा उसके पश्चात रिपोर्ट भेजनी होगी जब कभी समिति उनसे ऐसा करने की प्रार्थना करे। एक तो ये है कि जो राज्य पक्षकार थे इस जो प्रेस संविदा के लिए जितने इसमें देश जो जुड़े हुए हैं, वो एक तो इसके लागू करने के बाद इसकी रिपोर्ट भेजते रहेंगे कि भाई, और इसके बारे में उपाय भी देते रहेंगे कि किस प्रकार से ये कार्य कर रही है, किस प्रकार से लागू हो रही है, या इसका क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। उसके साथ जो राज्य पक्षकार हैं वो प्रत्येक वर्ष में इसकी रिपोर्ट भेजेंगे। अगर 1 वर्ष के अंदर वो नहीं भेजते हैं तो उनको एक आदेश के द्वारा रिपोर्ट को मांगा जा सकता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, सभी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को भेजी जाती हैं। ये जितनी भी राज्य पक्षकार जो रिपोर्ट भेजते हैं, ये सभी रिपोर्ट जो महासचिव को जाती हैं संयुक्त राष्ट्र के, तथा महासभा उन्हें समिति के विचारार्थ घोषित करती है।
4th नंबर है, इन रिपोर्ट में राज्य पक्षकारों से यह भी अपेक्षित है कि वे उन कारणों एवं कठिनाइयों का भी उल्लेख करें जिनके कारण प्रेस संविदा के प्रवर्तन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पर पूछा है जो हमने प्रेस संविदा के आधार पर जो नीति, जो विधि या योजना जो तैयार की थी, उसके लगाने से क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्या कठिनाइयां आ रही हैं, या किसी देश में वो सूटेबल है या नहीं। भाई हो सकता है जिस आधार पर हम उन्होंने विधियां बनाई हैं किसी देश में वो सूट करें, किसी देश में नहीं करें, किसी देश की विधि की अन्य देश की विधि से विपरीत है। तो ऐसी परिस्थिति में वो यह भी बताएं कि ये जो नई विधि हमने लगाई है क्या आपके यहाँ पर सुचारू रूप से कार्य कर रही है या नहीं, या क्या कठिनाइयां आ रही है। तो वो सभी रिपोर्ट भेजी जाएंगी। 5th है, समिति की सलाह से महासचिव ऐसी रिपोर्टों की प्रतिलिपियां संबंधित विशिष्ट एजेंसियों जिनकी क्षमता के क्षेत्र में ऐसे आते हैं पारोसित कर सकता है। पारोसित का मतलब होता है भेजना। यहाँ पर अपना लिख लेना, भेजना। 6 नंबर का पॉइंट है, समिति रिपोर्टों का अध्ययन करके तथा उन पर अपनी रिपोर्ट तथा सामान्य टीका टिप्पणी राज्य पक्षकारों को पारोसित करती है, यानी कि भेजती है। ये जो समिति जो बनाई गई है, समिति का जो सचिव होता है वो इन सभी रिपोर्टों को देखता है और उन्हें उनका आकलन करने के बाद उन्हें क्या है एक विशिष्ट एजेंसी को भेजता है और उसकी जांच पड़ताल कराता है और ये देखता है क्या इसमें कोई और अन्य सुधार हो सकता है या आप इसकी जांच पड़ताल कीजिए। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, समिति रिपोर्टों का क्या करती है, अध्ययन कर लेती है। किसके द्वारा, विशिष्ट एजेंसियों के द्वारा, महासचिव के द्वारा, और फिर उसे समिति भी देखती है। समिति रिपोर्टों का अध्ययन करके तथा उन पर अपनी रिपोर्ट तथा सामान्य टीका टिप्पणी राज्य पक्षकारों को पारोसित करती है। पारोसित का मतलब भेजती है। उसको देखने के बाद, रिपोर्ट की जांच पड़ताल करने के बाद उसे क्या है, संबंधित राज्य को या संबंधित पक्षकारों को भेज देती है। आगे देखते हैं। 7 नंबर का पॉइंट है, समिति राज्य पक्षकारों की रिपोर्टों की प्रतिलिपियां तथा अपनी रिपोर्ट आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को भी भेजती है। जो सामाजिक परिषद होता है, समिति अपने पक्षकारों की रिपोर्ट और प्रतिलिपियां अपनी रिपोर्ट आर्थिक और सामाजिक परिषद को भेज देती है। 8 नंबर का पॉइंट है, राज्य पक्षकार समिति की टीका टिप्पणी पर अपनी टीका टिप्पणी एवं प्रतिक्रिया समिति के पास भेज सकते हैं। अब देखो इन पॉइंटों को अलग अलग समझो। सबसे पहले तो क्या है, जो समिति होती है, ठीक है, समिति क्या करती है, राज्य के पक्षकारों की जो रिपोर्ट आती है उन रिपोर्टों की एक एक प्रतिलिपियां यानी कॉपी जो है आर्थिक और सामाजिक परिषद को भेजती है। दूसरी बात, यहाँ पर जो राज्य पक्षकार हैं समिति की टीका टिप्पणी पर अपनी टीका टिप्पणी एवं प्रतिक्रिया समिति के पास भेज सकते हैं। भाई समिति ने क्या करा, वो आर्थिक और सामाजिक परिषद को भेजी। सामाजिक परिषद ने जो टीका टिप्पणी करके दी थी उनके ऊपर टीका टिप्पणी करके क्या है, राज्य सरकार ने समिति के पास भेज दी कि भाई टीका टिप्पणी का मतलब ये है कि भाई क्या त्रुटियां हैं, क्या कमियां हैं, आपने इनकी जांच पड़ताल की, उसके बाद इसमें और क्या कमियां हैं जिनके अनुकूल हमारे देश में ये लागू नहीं होंगी और उसके विपरीत ही ये साबित होंगी। तो ये क्या है, इसके ऊपर अपने वाद विवाद यानी टीका टिप्पणी करके उसे रिपोर्ट को वापस भेज सकते हैं समिति के लिए। आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा अंतर राज्य संसूचना प्रणाली। यह क्वेश्चन यहाँ से काफी बार आता है, आपको 5 नंबर और 10 नंबर में भी एग्जामिनर पूछ लेता है। वहां पर सिर्फ इतना लिखा होगा अंतर राज्य संसूचना प्रणाली। ठीक है, आगे देखते हैं। सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों की अंतरराष्ट्रीय प्रेस संविदा में प्रेस संविदा के प्रवर्तन का एक अन्य उपाय अंतरराज्य संसूचना प्रणाली है। देखो इस चीज को ना अच्छे से समझो। ये जो सिविल और जो राजनीतिक हमारे अंतरराष्ट्रीय प्रेस संविदा है इनके ऊपर जो विधियां बनाई गई हैं, जो इनके जो संबंधित राज्यों ने मिलकर जो नीति बनाई है, योजना बनाई है, उसके आधार पर प्रेस संविदा के प्रवर्तन कहते हैं लागू करना। जो प्रेस संविदा बनाई गई है
जो नीति योजनाएं बनाई है उनको लागू करना। उपाय अंतरराज्य संसूचना प्रणाली है। यह प्रणाली प्रेस संविदा के सभी राज्य पक्षकारों की इस चिंता पर आधारित है कि प्रेस संविदा में स्वीकृत अधिकारों का प्रवर्तन हो। जितने भी राज्य हैं उसमें संबंधित जब विधि बना दी जाती है तो इनका सबसे मेन उद्देश्य है और चिंता यही है कि जो विधियां बनाई हैं उनको प्रवर्तन में लाया जाए, उनको लागू किया जाए, बशर्ते कि उनमें किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो या वो हमारे राष्ट्र की विधि के विपरीत ना हो। अगर वो विपरीत होती है तो उनमें संशोधन के लिए याचिका डाल सकते हैं, यानी कि याचिका का मतलब एक रिपोर्ट लिखकर हम उन्हें समिति को भेज सकते हैं। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 41 के अनुसार यदि प्रेस संविदा का कोई राज्य पक्षकार यह समझता है कि कोई अन्य राज्य पक्षकार प्रेस संविदा के उपबंधों का पालन नहीं कर रहा है तो ऐसा पहले वाला राज्य पक्षकार एक लिखित संसूचना द्वारा यह बात ऐसे अन्य राज्य पक्षकार को नोटिस में संसूचना द्वारा ला सकता है। जैसा कि यहाँ पर काफी देश सदस्य हैं, सपोज करो 2 सदस्य हैं पास पास, या किसी को पता चलता है कि जो समिति थी, समिति ने जो विधियां बनाई हैं ये भाई सभी अनुसमर्थन सभी देशों पर लागू होनी थी, लेकिन विभिन्न विभिन्न देश थे। इनमें से कोई एक देश जो है उन विधियों का क्या है पालन नहीं कर रहा है, तो जो अन्य देश है इसकी जो रिपोर्ट है समिति को भेज देगा। ठीक है, दोबारा से समझना। अब यह यदि प्रेस संविदा का कोई राज्य पक्षकार यह समझता है कि कोई अन्य राज्य पक्षकार प्रेस संविदा के उपबंधों का पालन नहीं कर रहा है, और ये रिपोर्ट कौन भेजेगा? उनका सदस्य ही भेजेगा। ये नहीं है कि अनुसमर्थन देने वाले और जो इनको इसमें जो शामिल है उसके अतिरिक्त कोई राज्य नहीं, जो शामिल है उनमें से ही कोई अन्य राष्ट्र है यानी राज्य है। तो ऐसा पहले वाला राज्य पक्षकार एक लिखित संसूचना द्वारा यह बात ऐसे अन्य राज्य पक्षकार की नोटिस में संसूचना द्वारा ला सकता है। ऐसा अन्य राज्य पक्षकार उक्त नोटिस या संसूचना प्राप्त करने के 3 महीने के भीतर पहले वाले राज्य अथवा संसूचना भेजने वाले राज्य के पास एक लिखित कथन या स्पष्टीकरण भेजेगा जिसमें वह मामले को स्पष्ट करते हुए अपने घरेलू प्रक्रिया एवं लिए गए उपायों का उपलब्ध उपायों का उल्लेख करेगा। अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। हालांकि इसमें अनुसमर्थन करने वाले काफी देश हैं, सदस्य इसके काफी हैं, लेकिन हम 2 की बात करते हैं। यहाँ पर एक देश है ए और एक देश है बी। ठीक है, ये ए है, ये बी है। ये जो देश है ए, ये जो विधि जो बनाई गई है इसने अनुसमर्थन तो किया लेकिन उसका क्या है पालन नहीं कर रहा है। इसी से संबंधित इसका जो अनुसमर्थन करने वाला जो देश था सिर्फ वही व्यक्ति रिपोर्ट भेज सकता है जो इसका समर्थक हो। अब ये देखता है बी कि जो ए देश है वो उन विधियों का पालन नहीं कर रहा है, तो ये एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसको क्या इसके पास भेजेगा ए के पास और उससे रिपोर्ट मांगेगा कि ऐसे क्या रीजंस हैं, ऐसे क्या कारण है जो आप इसे पालन नहीं कर रहे हो, या क्या कठिनाइयां हैं, कोई तो रीजन बताइए। तो इसके लिए 3 माह का समय दिया जाएगा यानी 3 महीने का। ठीक है, और यानी कि 90 दिन के अंदर अंदर ये इसका टीका टिप्पणी करके उसमें जो समस्याएं हैं, क्या इसमें सुझाव दिए जा सकते हैं, क्या इसमें बदलाव किया जा सकता है, क्या इसमें प्रेस संविदा दोबारा से की जा सकती है, उन सभी की रिपोर्ट 3 महीने के अंदर बी को भेजेगा। इस प्रकार की प्रतिक्रिया प्राप्त होने के बाद बी इस रिपोर्ट को फिर समिति को भेज देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट है आर्टिकल 14(1) के अनुसार यदि मामला दोनों राज्य पक्षकारों की मदद से हल हो जाता है, जैसा कि अभी हमने बताया है, ए और बी मतलब एक दूसरे के अंदर अगर कोई कमियां देखता है तो रिपोर्ट के जरिए 90 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट मांगेगा, ऐसी क्या कमियां हैं, क्या दिक्कत है, क्या संकट है, क्या उपाय किए जाने चाहिए जो आप इस विधि का पालन नहीं कर रहे हो। तो आपस में या तो समाधान हो जाता है, अगर समाधान नहीं होता है तो वो रिपोर्ट को आगे भेजेगा। आगे देखते हैं,
यदि मामला दोनों राज्य का मतलब है दोनों देशों की मदद से हल हो जाता है तो मामला यहीं पर समाप्त हो जाता है, तथा मानव अधिकार समिति इन मामले में हस्तक्षेप नहीं करती है। अगर ये मामला इन दोनों के बीच में ही सॉल्व हो जाता है तो फिर जो मानव अधिकार जो समिति है इसमें हस्तक्षेप करती ही नहीं है। परंतु यदि मामला उक्त प्रक्रिया से दोनों राज्य पक्षकारों की संतुष्टि से हल नहीं हो पाता है तो उक्त राज्य द्वारा संसूचना प्राप्त करने की तिथि से 6 माह के भीतर अन्य राज्य इस मामले को तथा संबंधित राज्यों को नोटिस देकर समिति को निर्देशित कर सकता है। पहले तो 3 महीने यहाँ पर हो गए, ठीक है, और 6 महीने के मतलब 3 महीने और इसमें ऐड करके 6 महीने के अंदर अंदर ये रिपोर्ट यहाँ पर समिति को भेज सकता है कि भाई इस प्रकार से हमने सुलझाने का प्रयास किया था, विधियों की जो समस्या थी उसको जानने का प्रयास किया था, लेकिन कोई हमें जवाब नहीं आया है। इस प्रकार से ये समिति को भेज दी जाती है। आगे देखते हैं सुलह प्रक्रिया। नंबर 1, जब अंतरराज्यिक संसूचना में मामलों का कोई समाधान नहीं निकलता है, जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं, समाधान नहीं निकलता है तो मानव अधिकार समिति आर्टिकल 42 के अधीन सुलह प्रक्रिया अपनाती है। ऐसे मामले में समिति मैत्रीपूर्ण समाधान के लिए संबंध पक्षकारों की पूर्व समिति से तदर्थ सुलह आयोग का गठन कर सकती है, मतलब इन्हें सुलझाने के लिए एक आयोग का गठन कर सकती है। दूसरा पॉइंट है आयोग का गठन उन 5 व्यक्तियों से किया जाएगा जो संबंध पक्षकारों को मंजूर हो। ये जैसे ए है और बी है, किसी प्रकार से इनके जो विधियां जो लागू हुई थी उस प्रकार से जो इनके ऊपर नीति लागू हुई थी ये एक दूसरे से संतुष्ट नहीं हो पाए। अब इनके समाधान के लिए 5 सदस्यों की क्या है मंजूरी दी जाएगी जो इनके समाधान करेगी। ये 5 सदस्य ऐसे होंगे जो ए और बी दोनों की मंजूरी से नियुक्त किए जाएंगे। आयोग का गठन इन 5 व्यक्तियों से किया जाएगा जो संबंध पक्षकारों को मंजूर हो। यदि संबंध पर राज्य पक्षकार आयोग के गठन पर 3 माह के अंदर किसी समय सहमति पर पहुंचने से असफल रहते हैं तो आयोग के वे सदस्य जिनके बारे में सहमति नहीं हुई है समिति के सदस्यों में से उनके 2/3 बहुमत द्वारा गुप्त मतदान चुने जाएंगे। आगे देखते हैं तीसरे नंबर का पॉइंट है आयोग के सदस्य अपनी व्यक्तिगत हैसियत से कार्य करते हैं। सदस्य समृद्ध राज्य पक्षकारों या वर्तमान प्रेस संविदा के गैर राज्य पक्षकार या उस राज्य पक्षकार जिन्हें आर्टिकल 41 के अधीन घोषणा नहीं है कि राष्ट्रीय नहीं होते। यहाँ पर बोला है सिर्फ वही व्यक्ति उसके सदस्य होते हैं, वही हैसियत रखते हैं जो इसके सदस्य होते हैं, अन्यथा कोई और व्यक्ति इसकी हैसियत नहीं रख सकता है जो इसका समर्थक नहीं है। यहाँ पर आयोग के जो सदस्य हैं सिर्फ वही यहाँ पर कार्य कर सकते हैं, गैर संविदा या गैर राज्य पक्षकार यहाँ पर शामिल नहीं हो सकता है। जिसने संविदा बनाने में किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं दिया है या शामिल नहीं हुआ है, ठीक है, या उसका कोई समर्थक नहीं है तो वो इसमें नहीं आ सकता है। आगे 4th नंबर है आयोग अपने अध्यक्ष का चुनाव स्वयं करता है तथा अपनी प्रक्रिया के नियम स्वयं स्वीकार करता है। 5th है सामान्यतः आयोग की बैठकें संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में या जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में होती हैं। या तो संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में इस प्रकार की बैठकें होंगी या जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में होती हैं। बैठकें अन्य स्थानों पर भी की जा सकती हैं, मतलब जैसी जैसी परिस्थितियां होती हैं उसके अनुसार इनकी बैठकें होती हैं। कभी परिस्थिति भिन्न होती है तो ये बैठकें अन्य स्थान पर भी हो सकती हैं। यदि आयोग संयुक्त राष्ट्र महासचिव तथा संबंध राज्य पक्षकारों के साथ विचार विमर्श करके ऐसा निर्णय कर सकता है। ये क्या है जो इसके संयुक्त राष्ट्र पक्षकार होते हैं या इनके जो महासचिव होते हैं या जो अध्यक्ष होते हैं उनसे विचार विमर्श के आधार पर या ये बैठकें कहाँ होनी है इसके ऊपर विचार विमर्श कर सकते हैं। अब बात करते हैं व्यक्तिगत संसूचना। आगे देखते हैं 4th नंबर का पॉइंट है व्यक्तिगत संसूचना। सिविल और राजनीतिक अधिकारों की अंतरराष्ट्रीय प्रेस संविदा के अधीन केवल राज्यों को शिकायत करने की परिस्थिति है। जो हमारे कानून बनाए गए हैं सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर किसने समिति आयोग ने हमारे ने उन पर क्या है अगर कोई कमियां है कोई त्रुटि है तो राज्य ही उसके के खिलाफ क्या है
आलोचना कर सकता है या एक शिकायत जो है दे सकता है। अब बात करते हैं, ये तो थी ए, कोई इसमें जो विभिन्न विभिन्न देश होते हैं, जैसे ए है, बी देश है, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, इस प्रकार से ये कंट्रीज है। ये जो है एक दूसरे के आधार से बनी हुई है। लेकिन अगर किसी की विधियों का, किसी राष्ट्र में किसी विधि का उल्लंघन होता है या वो वहां पर सुचारू रूप से लागू नहीं होती है, या समिति इस प्रकार की विधि बनाती है किसी कंट्री में वो लागू नहीं है, या वहां की जो वर्तमान विधि है वहां पर वो हावी होती है, उल्लंघन करती है, तो वो शिकायत द्वारा उसमें संशोधन करा सकता है या उसके खिलाफ जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक राष्ट्र के, सिर्फ हम एक राष्ट्र की बात करेंगे। परंतु फिर भी ऐसा ही अधिकार व्यक्तियों को सिविल और राजनीतिक अधिकारों की प्रसंविदा के अधीन मानव अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले राज्य के विरुद्ध शिकायत दायर कर सकता है। अब बात करते हैं, जैसे एक राष्ट्र है, ठीक है, इसके अंतर्गत जो है विधियां लागू की गई, कौन सी, समिति वाली ये जो विधि है, इसमें अगर कोई किसी एक मानव के अधिकारों का उल्लंघन होता है या किसी समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वो शिकायत पेटी अपने राष्ट्रीय स्तर पर राज्य के जो मुख्य व्यक्ति होगा उसको कर सकता है। ठीक है, जो वहां का अनुसमर्थन करने वाला जो सदस्य था उसको इस प्रकार की शिकायत पेटियां अपने ही देश में शिकायत जो है भेज सकता है। एक शिकायत पेटी होती है इनकी, वहां पर डाल के आ सकता है अपनी याचिका। ठीक है, समझना इस बात को। अभी तक हम राष्ट्र की बात कर रहे थे, ये समिति के पास अपनी शिकायत लेकर जा सकते हैं। एक ही राष्ट्र के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को लगता है उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या ये जो अधिकार हैं ये गलत हैं, तो वो अपनी शिकायत जो है शिकायत पेटी में डालेगा, या शिकायत पेटी किसकी में, जो अनुसमर्थक सदस्य जो समिति का जो बना था उसके पास लेकर जाएगा। लेकिन ऐसी शिकायत केवल उसी राज्य के विरुद्ध दायर की जा सकती है जो प्रसंविदा का पक्षकार है। अब यहाँ पर बात बोली है, ऐसी शिकायत जो है वही जा सकती है, वही सदस्य कर सकता है अपने सदस्य के खिलाफ जो उसका अनुसमर्थक हो रहा हो, किसका, समिति का। जो राज्य इस प्रोटोकॉल का पक्षकार बन जाता है वह मानव अधिकार समिति की इस क्षमता को मान्यता देता है कि वह अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उस व्यक्ति से सूचना प्राप्त कर सकती है और उस पर विचार कर सकती है जो प्रसंविदा में वर्णित मानवाधिकारों में से किसी का उस राज्य पक्षकार द्वारा उल्लंघन से पीड़ित होने का दावा करता है। अब जैसे समिति थी, मानव अधिकार समिति, इसने क्या है, रूल्स बनाए, प्रोटोकॉल यानी कानून लगाए कि आप इस विधि का उल्लंघन नहीं करोगे, इसे सुचारू रूप से लगाओगे। लेकिन किसी राष्ट्र ने उसे लागू किया, इस बात को मैं काफी बार बता चुका हूं, और प्रोटोकॉल के आधार पर जब वो विधि लगी तो उससे लगा कि हमारे देश के जो व्यक्ति हैं उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, वो पीड़ित हो रहे हैं, तो इसके लिए वो क्या है, याचिका या शिकायत दायर कर सकता है और उनमें संशोधन या उनमें बचाव पा सकता है। आगे देखते हैं, अभी तक देखा था हमने सिविल और राजनीतिक अधिकार, अब देखेंगे हम आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्रसंविदा। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखे थे, ये दो पॉइंट थे, एक सामाजिक सिविल और राजनीतिक अधिकार की प्रसंविदा, दूसरा था आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्रसंविदा के अधीन मानव अधिकारों का क्रियान्वयन। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्रसंविदा, प्रसंविदा होता है किसी विचार को, नीति को लागू करने का कॉन्ट्रैक्ट करना। ठीक है, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्रसंविदा में अधिकारों का संरक्षण करने के लिए तंत्र केवल रिपोर्टिंग प्रणाली तक ही सीमित है। यह प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसके बारे में अंतरराष्ट्रीय समुदाय का काफी सफल अनुभव रहा है। अब ये रिपोर्टिंग प्रणाली क्या है, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कराया था, अभी बताता हूं। इसके अंतर्गत जो मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, इसके आधार पर आप आगे के सफल समुदाय का काफी सफल अनुभव रहा है। किसके आधार पर,
रिपोर्टिंग प्रणाली के आधार पर। ठीक है, आगे चलते हैं। रिपोर्टिंग प्रणाली, इस संविदा में रिपोर्टिंग प्रणाली के लिए उपबंध आर्टिकल 16 और 23 तक में किए गए हैं। सर्वप्रथम, प्रेस संविदा के राज्य पक्षकार उठाए गए कदमों और मानवाधिकारों के पालन में की गई प्रगति पर अपनी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पास भेजते हैं। देखो, ये बात अभी हमने पहले भी बताई थी और ये दोबारा बता रहे हैं। अगर किसी रिपोर्ट में किसी प्रकार की कोई त्रुटि है या वो सुचारू रूप से लागू नहीं होती है तो वो रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पास भेजते हैं। दूसरा, इसके बाद महासचिव इन रिपोर्टों को प्रेस संविदा के उपबंधों के अनुसार आर्थिक और सामाजिक परिषद के पास विचार के लिए भेजता है। भाई, ये नीति, ये विधि किसके ऊपर लगाई गई थी? आर्थिक विधि बनाई गई, सामाजिक विधि बनाई गई और सांस्कृतिक विधि बनाई गई, सब देशों के क्रियान्वयन के आधार पर। लेकिन अगर इनमें कोई त्रुटि रहती है या ये सुचारू रूप से कार्य नहीं करती हैं तो पहले तो ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव को भेजी जाएंगी और महासचिव इन रिपोर्टों को प्रेस संविदा के उपबंध के अनुसार आर्थिक और सामाजिक परिषद को भेजेगा। भाई, जिसके लिए जो विधि बनाई गई है उसको चेक कराने के लिए उसी विभाग के पास तो भेजेगा। तो जैसे आर्थिक विषय पर विधि बनाई थी, उसमें क्या है, थोड़ी त्रुटि है या वो सुचारू रूप से लागू नहीं हो रही है, तो महासचिव इसकी जांच के लिए आर्थिक की है तो आर्थिक विभाग को और सामाजिक है तो सामाजिक परिषद को भेजेगा कि भाई इसे देखो, इसमें क्या है, क्या ये सुचारू रूप से कार्य करेगी या नहीं। थर्ड नंबर का पॉइंट है, रिपोर्टों की प्रतिलिपियां या उनका अंश महासचिव द्वारा विशिष्ट अभिकरणों के पास भी भेजा जाएगा जहां तक कोई मामला उनके उत्तरदायित्व की परिधि में आता है। अभिकरणों का मतलब है न्यायालयों के पास भेजा जाएगा। भाई, पहले तो क्या है, महासचिव जो आदमी है महासचिव को भेजेंगी, महासचिव आर्थिक या सामाजिक जो इनके विभाग होते हैं उनको भेजेगी। उसके बाद इनकी जो एक एक प्रतिलिपियां हैं महासचिव अभी विशिष्ट अभिकरणों को, मतलब जो विशिष्ट न्यायालय हैं उनके पास भेजेगी। फोर्थ है, राज्य पक्षकारों को अपनी रिपोर्टों के प्रक्रम में आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा स्थापित कार्यक्रम के अनुसार भेजनी पड़ती हैं। और दूसरी बात, ये रिपोर्ट ऐसे नहीं है कि बेतुके तरीके से भेजी जाए, ये सभी रिपोर्ट एक क्रमवाइज तरीके से, एक समन्वय तरीके से भेजी जाएंगी जो सामाजिक परिषद द्वारा स्थापित कार्यक्रम के अनुसार भेजनी पड़ती है। जो एक स्थापित कार्यक्रम होता है, जो एक विधि प्रक्रिया होती है, उसके अनुरूप भेजी जाएंगी। ठीक है, आगे है फिफ्थ नंबर का पॉइंट, ऐसे कार्यक्रम का निर्धारण प्रेस संविदा को लागू होने के 2 वर्ष पश्चात परिषद द्वारा किया जाता है। 6 नंबर का पॉइंट है, राज्यों की रिपोर्टों में उन कारणों और कठिनाइयों को इंगित किया जाता है जो प्रेस संविदा के अधीन बाध्यताओं को पूरा करने में अड़चन पैदा करती है। यद्यपि कोई भी व्यक्ति रिपोर्टिंग प्रणाली द्वारा मानव अधिकारों के प्रवर्तन के बारे में संदेही हो सकता है, फिर भी किसी व्यक्ति को यह नहीं भूलना चाहिए कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का कार्यान्वयन राज्य की आर्थिक प्रगति पर निर्भर करता है। रिपोर्टिंग प्रणाली कुछ सीमाओं तक कम से कम प्रेस संविदा के अधीन ली गई है, बाध्यताओं के पालन के संवर्धन के लिए प्रेरित करती है। यहां पर बात बोली है, ये जो रिपोर्टिंग प्रणाली होती है, हाँ हम मानते हैं कि इसमें क्या है, परिवर्तन करना जरूरी है या परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, अड़चन पैदा कर रही है। लेकिन एक बात और बोली है यहाँ पर, ये आर्थिक प्रगति पर निर्भर करती है कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, क्या जो विधि आपके ऊपर लगाई गई है उसमें प्रक्रिया कराने के लिए क्या विशेषताएं हैं, क्या अड़चन है, क्या आर्थिक स्थिति आपकी सही है। दोबारा से देखो, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का कार्यान्वयन राज्य की आर्थिक प्रगति पर निर्भर करता है। रिपोर्टिंग प्रणाली कुछ सीमाओं तक कम से कम प्रेस संविदा के अधीन ली गई बाध्यताओं के पालन के संवर्धन के लिए प्रेरित करती हैं। जो संविदा जो बनाई गई थी उनमें संशोधन के लिए उन्हें क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ पाया होगा। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और यहाँ से तुम्हारे शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग सभी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं।
और ये क्वेश्चन जो 80% इनके इसके आने की संभावना है, 20 और 10 में 80% आने की संभावना है, 4 और 5 में आपके आने की संभावना है 50%। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कहीं पर किसी प्रकार की कोई त्रुटि रहती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। रात के 2 बजे हुए हैं, वीडियो बना रहा हूँ, आंखों में नींद है, सही है। तो अगर प्रोनाउंसिएशन में या कहीं एक आध वर्ड ऊपर नीचे होता है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।